My dear aspirants, so this is third part of our PYQ practicing series, and in this part also we will go with the microeconomics PYQs because we know कि थोड़ा सा lengthy unit होता है ये. So without wasting any time, let's get started with the very first question of this part. It is assertion reason question. Assertion says that revealed preference theory excludes the explanation of Giffen-Wood. Very true. Reason revealed preference theory considers only negative income elasticity of demand. Choose the correct code. आपको ध्यान देना होगा कि रीजन में जो लिखा है ना वो लिखा है यहाँ पे ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, ये जो ओनली शब्द आ गया है इसके वजह से थोड़ा सा ये स्टेटमेंट जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, वरना तो प्रॉब्लमेटिक शायद इतना नहीं होता. तो असर्शन तो हमारा एक्सक्लूड्स, हाँ असर्शन तो सही है क्योंकि रिवील प्रेफरेंस के हिसाब से होता क्या है कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ये बोलता है अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी, किसी गुड्स, किसी सर्विसेज को चूज कर रहा है, सो he is define his sorry he is replicating his representing his demand, what he is demanding, what kind of commodity he is demanding. लेकिन गिफन गुड होता है, ये गिफन गुड ना थोड़ा हमारा नॉर्मल डिमांड लॉ फॉलो नहीं करता है क्योंकि गिफन गुड का नेचर ये है कि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड होता है जिसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन प्राइसेस. सो दिस इज वायलेटिंग आवर नॉर्मल डिमांड लॉ. सो इट इज वेरी वेल ट्रू क्योंकि रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. देन रीजन जो है हमारा ना, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी अज्यूम तो करता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की, लेकिन आप यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है ओनली की वजह से, क्योंकि काफ़ी अलग-अलग टाइप के इलास्टिसिटीज़ वाले गुड्स को जो रियल प्रेफरेंस थ्योरी है वो एक्युमुलेट कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी वाले को एक्युमुलेट नहीं करेगा। सो दिस इज़ व्हाई योर असर्शन इज़ ट्रू बट योर रीज़न इज़ फॉल्स. सो यू विल गो विथ द ऑप्शन सी. ओके? Moving towards the next question, a good is called a Giffen when the income effect is negative and is greater than substitution effect. ठीक है. एक गिवन गुड को एक कमोडिटी गुड को गिवन गुड कब बोला जाएगा जब उसकी इनकम इफेक्ट कैसी होगी, नेगेटिव होगी. नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर इंसान की रियल इनकम जो है वो इंक्रीज कर रही है, अगर इंक्रीज कर रही है तो वो डिमांड जो है उसको रिड्यूस कर दे रहा है. दिस इज द नेगेटिव रिलेशन ना. दिस इज ओनली कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन की इनवर्स रिलेशन यही होता है, नेगेटिव रिलेशन यही होता है. सो क्योंकि गिवन गुड जो होता है वो एक तरीके का इंफीरियर गुड ही तो होता है ना, तो अगर किसी की इनकम इंक्रीज होगी तो वो इंफीरियर गुड की डिमांड को क्यों बढ़ाएगा. दिस इज जनरल सेंस कि भाई नहीं बढ़ाएंगे. सो वो गुड कौन सा गुड होता है, वो गिवन गुड होता है. नेगेटिव होगा आपका इनकम इफेक्ट और इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेंट होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा हो जाता है. ठीक है, मतलब इनकम इफेक्ट आपको ज्यादा नजर आएगा गिवन गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के मुकाबले. नेक्स्ट क्वेश्चन, movement from an inefficient allocation to an efficient allocation in Edgeworth box will. अच्छा, आप इस वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शंस को देखकर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से आंसर को अज्यूम कर सकते हो. उसके बाद फिर आप मेरा करेक्ट वाला आंसर देख लेना, आप चेक कर लेना आपका आंसर सही है कि नहीं. ओके. एडवर्थ बॉक्स डायग्राम ना कुछ ऐसा होता है जिसमें हम परेटो एफिशिएंसी देखते हैं, है ना. थोड़ा सा टाइम दीजिए. कुछ ऐसा होता है जिसमें कि मान लीजिए पहले एक्सिस से हम ऐसे बनाते चले गए कर्व और ऊपर वाली एक्सिस को जब हम कंसीडर करेंगे ये ऐसे चलता है, ऊपर वाली एक्सिस इधर को चलती है. तो उस इसका आईसी जो है ना, सॉरी थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा थोड़ा, है ना. और फॉर एग्जाम्पल ये आपका ए के लिए हो जाएगा, ये आपका बी के लिए हो जाएगा. दिस विल बी योर वाई एक्सिस, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस. सेम ऊपर वाले के लिए ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा. ऐसा होता है एडवर्थ बॉक्स डायग्राम. और ये हमें क्या देखने को मिलता है इसमें, हमें यहाँ पे परेटो एफिशिएंसी देखने को मिलती है, परेटो एफिशिएंट लेवल हमें देखने को मिलता है इधर. ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. मूवमेंट फ्रॉम एन inefficient allocation to an efficient allocation in the Edgeworth box will increase the utility of all individuals, increase the, okay, it is asking about utility only. Fine. So आपको अगर परेटो एफिशिएंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझने में आसानी है.
ठीक है, मैं बोल क्या रही हूँ, परेटो एफिशिएंसी बोल रही हूँ, ठीक है। अब परेटो एफिशिएंसी होती क्या है? परेटो एफिशिएंसी ये बोलता है ना कि अगर कोई कॉम्बिनेशन, क्योंकि आईसीज से हम कॉम्बिनेशन ही तो देखते हैं, वो आईसीज तो हम ऐसे-ऐसे प्लॉट कर रहे थे ना, एक बार इधर से और एक बार ऊपर से, है ना? तो अगर कोई कॉम्बिनेशन जो है, बिकॉज़ इंडिफरेंस कर्व शोज़ द कॉम्बिनेशंस व्हिच अ कंज्यूमर कैन कंज्यूम एंड हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पर है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को चूज़ किया है एंड दैट कॉम्बिनेशन इज़ परेटो एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। परेटो एफिशिएंट का मतलब मैं समझा रही हूँ आपको यहाँ पे। अगर वो कॉम्बिनेशन परेटो एफिशिएंट है, तो आप किसी भी, क्योंकि 2 का था ना, ए का भी था, बी का भी था। तो आप अगर 2 इंडिविजुअल्स हैं, तो आप किसी भी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ नहीं कर सकते हो, बिना किसी को वर्स ऑफ किए। अगर आपका कॉम्बिनेशन जो है वो अगर परेटो एफिशिएंट है तब। ठीक है, अगर परेटो एफिशिएंट नहीं है, तो आप एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ कर लोगे और दूसरे वाले इंडिविजुअल को वर्स ऑफ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरे वाले इंडिविजुअल को भी आपको वर्स ऑफ नहीं करना पड़ेगा, पहले वाले को आप बेटर ऑफ कर लोगे। अगर वो इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है तो। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब आप पढ़ सकते हो इसे। एक इनएफिशिएंट एलोकेशन से एफिशिएंट एलोकेशन पे जा रहा है, मतलब कि परेटो एफिशिएंट वाला कॉम्बिनेशन नहीं था इस एशवर्थ बॉक्स डायग्राम में। ठीक है, जो जो इंडिविजुअल है वो इनएफिशिएंट एलोकेशन पे था, अब वो इनएफिशिएंट पे से स्विच करके कहाँ जा रहा है, एफिशिएंट वाले पे जा रहा है। Increase the utility of all individual, increase the utility of at least one individual but may decrease the utility, नहीं, ये तो वही बेटर ऑफ और वर्स ऑफ वाली बात हो गई। ये तब होता जब परेटो एफिशिएंट होता, तब बी वाला ऑप्शन आपका सही होता। इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल बट कैन नॉट डिक्रीज द यूटिलिटी, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल बट कैन नॉट डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर परेटो एफिशिएंट नहीं है, तो आप एक इंसान को बेटर ऑफ कर सकते हो बिना किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए। ठीक है? Then moving to the next question. In explaining the price effect, which of the following are constant? कौन सा इसमें से कांस्टेंट होता है प्राइस इफेक्ट को बताने में? मनी इनकम, और क्या? मनी इनकम ही कांस्टेंट होगा। रियल इनकम में तो चेंज आती है ना, प्राइस रेशियो में तो भाई चेंज आएगी अगर रियल इनकम में चेंज आ रही है तो। ठीक है। सो आपका मनी इनकम जो है वो कांस्टेंट होता है, सो ओनली ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नाउ next question. In the given diagram, after the price change, the price line shifts from PQ to PQ dash. यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये डायग्राम का कट गया। ये PQ dash है ना, ये Q dash है इधर, इधर आपका P हो गया, इधर आपका Q हो गया, ये Q dash हो गया। ठीक है, आपकी ये जो प्राइस लाइन है ना, ये शिफ्ट PQ से शिफ्ट होके, PQ है, Q है, PQ से शिफ्ट होके PQ dash पे आ गई है। ठीक है, प्राइस लाइन, और इधर टोमेटो है, इधर पोटैटो। ठीक है। The consumer comes to equilibrium at point B. Okay, initial उसका point A था equilibrium, अब equilibrium point जो है उसका वो B है। Then what is true for potatoes? Potatoes के लिए हमें बताना है। It is a normal, okay, type of good बताना है। Okay, fine, fine. Then आप देखोगे कि जब PQ पे था, PQ प्राइस लाइन पे था, तो कुछ ये कॉम्बिनेशन वो परचेज कर रहा था इंडिविजुअल, है ना? इतना लेवल उसने टोमेटो के परचेज किए, इतना लेवल उसने पोटैटो का परचेज किया। बट जब वो PQ से PQ डैश पे जा रहा है, तो वो इतना बस पोटैटो परचेज कर रहा है और इतना purchase। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर PQ से PQ डैश पे गया था, इसका मतलब ये है कि उसके रियल इनकम, या हम कह सकते हैं कि उसके परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट हुआ था। अगर वो PQ से PQ डैश पे गया है, तो उसका मतलब है कि उसके परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट हुआ है। तो भाई अगर किसी की परचेजिंग पावर अगर इंक्रीज़ हुई होती, क्योंकि पोटैटो के प्राइसेज़ जो है ना, वो डिक्लाइन कर गए हैं। इस वजह से PQ से PQ डैश पे गया है। अगर टोमेटो के प्राइस डिक्लाइन हुए थे ना, तो Q एज़ इट इज़ रहता और P से P डैश ऊपर चला गया होता, इधर आ गया होता थोड़ा-सा। ठीक है? लेकिन पोटैटो का डिक्रीज़ हुआ है प्राइस, तो PQ से PQ डैश पे आ गया है।
सो अगर प्राइस कम हुई तो हमें तो और ज़्यादा खरीदना चाहिए था, लेकिन हम नहीं खरीद रहे हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे, ये P वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, मतलब देखो इतना कम कर दिया, इतना अमाउंट जो है वो कम कर दिया कंज्यूमर ने पोटैटो का, जबकि पोटैटो की ही प्राइस डिक्लाइन की थी, डिक्रीज़ की थी, कम हुई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका कंक्लूजन आप ये निकाल रहे हो ना कि प्राइसेज़ जो हैं वो डिक्रीज़ किया, लेकिन डिमांड को वो इंक्रीज़ होने के बजाय डिमांड भी डिक्रीज़ हो गई उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, एंड दिस डिफाइन्स योर गिफ। ठीक है, गिवन गुड इंफीरियर गुड कह सकते हैं, इट इज़ एन इंफीरियर गुड। ठीक है, पोटैटो आपका इंफीरियर गुड है, गिवन गुड नहीं सॉरी, इंफीरियर गुड है। सॉरी, सॉरी। Okay, moving towards the next question. Which amongst the following is correct description of inverse demand function? Inverse demand function का correct description क्या है? So, price period, हाँ ठीक है, y income है हमारा, fine. ऑप्शन नंबर ए साफ साफ नजर आ रहा है। अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे ना, जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, वो ये बोल रहा है। ये आपका होता है डिमांड लॉ। ठीक है, ये होता है आपका डिमांड लॉ। एंड जो इनवर्स डिमांड फंक्शन होता है, इनवर्स, वो इसका उल्टा बोलता है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, वो ये हो गया हमारा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद यस, given the demand function of a consumer D is equals to 10 minus 2p, the consumer surplus at price 2 is, ओके इसे सॉल्व करना होगा। हमारा डिमांड फंक्शन क्या है? हमारा डिमांड फंक्शन है D is equals to 10 minus 2p, यही था, लेट मी चेक। द कंज्यूमर सरप्लस एट प्राइस P is 2, प्राइस हमें दे रखी है 2, और इस पे हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है कि प्राइस जब 2 रहेगी तो हमारी कंज्यूमर सरप्लस क्या होगी। सो हम डिमांड पहले निकाल लेते हैं कि 2 पे प्राइस 2 जब है तो डिमांड कितनी हो रही है, 10 माइनस 4, ये आ रहा है हमारा 6। ओके फाइन। और हमारा जब डिमांड 0 रहेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्राइस भी तो निकालने, अच्छा कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट मैंने जब पिछला वाला पार्ट जो अपलोड किया है पीवाईक्यू का, उसमें मैंने समझाया हुआ है ना, मैक्सिमम कितना पे करना करने को कैपेबल है कंज्यूमर, और एक्चुअल में कितना पे कर रहा है, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, तो वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, वो पे कर रहा है इतना, लेकिन आपको मैक्सिमम वाली प्राइस भी तो निकालनी होगी ना, और ये मैक्सिमम वाली प्राइस निकालने के लिए आप डी की वैल्यू रखोगे 0। So 0 is equals to 10 minus 2p, 10 is equals to 2p, p is equals to 5, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हम वही करते हैं, क्योंकि हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप एक ऐसा कर्व बना रहे हो जहाँ पे आप डिमांड सप्लाई वाला, ये डिमांड का कर्व हो गया, सप्लाई का हो गया, एंड दिस इज योर प्राइस का कर्व, है ना। सो यहाँ पे आप क्या प्लॉट किए रहते हो, क्वांटिटी या आउटपुट, और इधर आपका प्राइस होता है, नहीं वाई एक्सिस पे। तो बेस यही है ना, यही बेस है, तो बेस पे क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितना निकाला अभी आपने, क्वांटिटी आपने निकाला है 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू, अब प्राइस का ही डिफरेंस था 5 माइनस 2, ये 3 इंटू ये भी आएगा 3, आ गया 9। दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस एंड ऑप्शन सी इज नाउ। So demand for a consumer is given by the function P is equals to 27 minus 3x minus x square, where x is quantity demanded and P is equals to price. The consumer surplus at x is equals to 3 is. Okay, fine. यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा, क्यों? यहाँ पे भी कंज्यूमर सरप्लस ही फाइंड करना है, बट यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शन दे के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन दे के रखा हुआ है, और हम वैसे भी हो जाएगा, बट चाहेंगे कि हम सारे मेथड को प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चंस देख लें, है ना। सो कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं। क्वेश्चन, गिव मी अ सेकेंड। आप चाहो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देन यू कैन मैच इट कि सही हुआ गलत हुआ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई। क्योंकि सिर्फ आप अगर ऐसे देखोगे ना बैठ के,
बिना पेन पेपर लिए, सो थोड़ा सा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, है ना? नहीं तो अगर आप मेंटली सॉल्व कर लेते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है फिर वो बात। यस, हमारा जो फंक्शन था दैट वाज p इज इक्वल्स टू 27 माइनस 3x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 3। अब जब x हमारा 3 है, सबसे पहले हम प्राइस निकालेंगे, ठीक है, 27 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है जी। 27 माइनस 18, तो हमारा प्राइस कितना आया है यहाँ पे 9, ठीक है, 27 माइनस 18 प्राइस हमारा आया 9, ठीक। कंज्यूमर सरप्लस अब हमें निकालना, और इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा फ्रॉम 0 टू 3, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 दे के रखा हुआ है। नाउ वी विल इंटीग्रेट 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना, dx लगाना होता है अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो, माइनस p इंटू क्यू भी करना होता है, राइट, प्राइस इंटू क्वांटिटी, सो p इंटू क्यू करना होता है, लेकिन ये वाला पोर्शन हम बाद में करेंगे, पहले हम इतना पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो इट विल कम 27x माइनस 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1/3x का क्यूब, यही होगा। हम्म, और इसको आपको फिर इंटीग्रेट करना होगा विथ लिमिट 0 एंड 3। अब ये जो 0 और 3 है ना, ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे x पे पुट करते हो सब्ट्रैक्ट करके, ठीक। पहले आप 0 की वैल्यू पुट करोगे इस पूरे में, फिर माइनस कर सॉरी 3 की वैल्यू 3 पुट करोगे x में, माइनस करोगे, फिर इसी फंक्शन में फिर से 0 की वैल्यू पुट करोगे, तो जब 0 की वैल्यू पुट करोगे तो ये सब तो 0 ही हो जाएगा ना, है ना? तो क्यों टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट 3 की वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 3 का क्यूब, ना, इधर तो एक 3 तो चला ही जाएगा, इधर भी 3 का स्क्वायर बचेगा, इधर 3। आइए कैलकुलेट करते हैं इसे। सो ये आएगा हमारा 81 माइनस 27/2 माइनस 9, और ये पूरा आ जाएगा हमारा 58.5, जो हम इंटीग्रेट करके पूरा सोल्यूशन करेंगे वो इतना आएगा 58.5, ठीक है। अभी ये वाला तो बचा है ना, p माइनस माइनस p इंटू क्यू करना है ना, तो प्राइस आप कौन सा ले रहे हो, जो अभी आपने निकाला था 9, ठीक है, और क्यू मतलब वही क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि x, वो कितना है 3 है, तो p इंटू क्यू करोगे तो कितना आएगा 9 इंटू 3 दैट इज 27, तो 58.5 आ रखा है, माइनस 27 कर लो, ये आएगा आपका 31.5, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। क्या था 31.5 ना, हाँ 31.5, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी। आप एक बार फिर से इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको करना यही है, इसमें फॉलो यही करना है, आपको इंटीग्रेट करना है दिस फंक्शन, ठीक है, माइनस पी इंटू क्यू, यही करना है आपको, फ्रॉम x1 टू x2, यही करना है आपको, यही मेथड फॉलो करके आपको सॉल्व करना है। अगर आपको वैसे ना समझ में आए तो आप खुद से करके, खुद से पुट करके वाले इस फॉर्मूला पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, फिर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the price elasticity of demand for a good with demand function q is equals to kpr, where p is price, q is quantity, and k and r are positive constants. Okay, fine. यहाँ पे हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, ये निकालना है हमें, और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, डेल्टा पी बाई सॉरी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, है ना, ये होता है। तो हमें ये पहले डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, ये वाला पोर्शन जो कि यहाँ से डिफरेंशिएट होकर निकलेगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। q इज इक्वल टू के पी टू द पावर r, q is equals to kp to the power r, sorry yes। अब आपको करना है dq by dp, आपको डिफरेंशिएट करना है। ये तो एज इट इज होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस में नहीं है, प्लस माइनस होता ना k प्लस p टू द पावर r होता ना, तो k जीरो होगा पता है यहाँ पे, बट क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो जीरो नहीं होगा, है ना, इंटू r इंटू p r माइनस 1, यही होगा हमारा डिफरेंशिएट होके,
है ना? पहले ये पोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला ये है ना, dq बाई dp इंटू p बाई q, ये फॉर्मूला है ना, तो ये वाला पोर्शन हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको तो कर लें। सो ये आ गया हमारा k r p टू द पावर r अपॉन t, क्योंकि -1 भी पावर है ना, इस वजह से। अब इंटू करो आप p बाई q का, है ना, p बाई q का इंटू कर लो अब आप। सो आपका आएगा p टू द पावर r, p से p कैंसिल हो गया, है ना, k इंटू r p टू द पावर 1। अब हम यहाँ से q की वैल्यू भी तो हमें निकालनी है, q की वैल्यू क्या है हमें, k p r, है ना, क्योंकि यहाँ पे q ना कैंसिल आउट नहीं होगा किसी से, और हमारे ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, कहाँ गया क्वेश्चन वाला, ऐसे हैं, यहाँ पे q है नहीं, तो यहाँ पे हमें q की वैल्यू तो दे रखी है ना, k p टू द पावर r, तो वही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे कैंसिल आउट कराने के बाद ये बचा है इंटू 1 अपॉन q की जगह पे क्या पुट करेंगे, k इंटू p टू द पावर r, p टू पावर r, p टू पावर r कैंसिल आउट हो गया, k कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, r बचा। ठीक है जी, r, यस दिस इज योर आंसर, r। ठीक है, समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिप्ले करके देख लीजिएगा। हमने किया क्या है, हमने जस्ट फॉर्मूला करेंगे हम, फॉर्मूला क्या है हमारा, इलास्टिसिटी का dq बाई dp इंटू p बाई q। तो dq बाई dp हमने निकाला है पहले, q का, q जो फंक्शन दिया था मैं उसका डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू p, तो हमारा आया ये। ठीक है, फिर हमने इंटू p बाई q पे ये वाला पोर्शन भी तो रखना था ना, वो यहाँ पे किया, बट फिर हमें देखने को मिला ना कि इधर q है ये, और ऑप्शंस में हमें ऐसा कुछ दिया नहीं, तो q की वैल्यू तो हमें यहाँ पे दे रखी थी, k p टू द पावर r, वही वैल्यू यहाँ पे फिर हमने पुट कर दी है, k p टू द पावर r, और फिर हमने जब कैंसिल आउट कराया है तो हमारा आंसर आ गया है इलास्टिसिटी का। ठीक है, now this will be your last question for today's session. Various combinations that a consumer can purchase, indifference curve, no sorry, budget line, various combination of two commodities providing equal satisfaction, indifference curve, a set of indifference curve, indifference map, point of tangency of a budget line on an indifference curve consumer segment। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। So this is the last question for today's session, that's it। I hope अगर आपको अच्छा लगा होगा, so please keep practicing with us, मिलके practice करेंगे, और we wish you luck for your exams which you are preparing, and yeah, good luck, keep sharing, keep liking and keep subscribing, thank you।